Assalamu alaikum dear students, this is Abdur Rahman and welcome to Students Diary. Dear viewers, आज हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। और रेप्लिकेशन आप सबको पता है कि जब डीएनए की कॉपी बनती है उसको हम आसान वर्ड्स में रेप्लिकेशन कहते हैं। ये कब ज़रूरी होता है? ये उस वक्त ज़रूरी होता है जब सेल ने डिवाइड होना होता है। सेल की डिवीजन से पहले उसने अपने डीएनए को कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को कॉपी करना होता है। अगर हम यूकेरियोट्स में देखें या ह्यूमन के केस में तो देयर आर मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स जो कॉपी होती है और उसके बाद जाके वो आपके पास डीएनए जो है सेल जो है वो आगे फर्दर सेल डिवीजन की तरफ जाता है। तो जब भी सेल ने डिवाइड होना होता है उससे पहले डीएनए की कॉपी बनना ज़रूरी है। और डीएनए की कॉपी हमारे पास एस फेज में बनती है जो सिंथेसिस फेज होता है इंटरफेज का। यानी जब सेल डिवीजन की तरफ जाता है माइटोसिस या मियोसिस की तरफ तो सेल के उससे पहले 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। इंटरफेज के अंदर एक G1 फेज होता है, एक S फेज होता है और एक G2 फेज होता है। जबकि S फेज जो है उसमें हमारे पास डीएनए की कॉपी बनती है यानी रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। न्यू सेल विल नीड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड। तो असूल यही है कि जो डीएनए होगा वो एज इट इज कॉपी होके न्यू सेल्स के अंदर ट्रांसफर होगा जब सेल डिवीजन होगी। सो न्यू सेल्स को आइडेंटिकल डीएनए चाहिए होगा जो पेरेंट सेल में मौजूद होता है। इंटरफेज में जैसे मैंने पहले बताया G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये इसमें एक G0 फेज भी हम कहते हैं या G0 फेज कहते हैं। वो बेसिकली रेस्टिंग फेज होता है जब हालात इतने अच्छे नहीं होते और रिसोर्सेज सेल के पास नहीं होते तो उसको डिवाइड होना पॉसिबल नहीं होता। तो उस वक्त सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है लेकिन डिवीजन की तरफ वो नहीं जाता। उसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं या G0 फेज कहते हैं। जब सेल्स के दोबारा कभी हालात वाइबल हो जाते हैं सरकमस्टांसेस तो फिर वो डिवीजन की तरफ चला जाता है। तो जब एस फेज में कॉपी बन जाती है फिर वो लीड करता है G2 फेज के तरफ। G2 फेज में फिर वो आगे सेल डिवीजन की तैयारी कर लेता है, प्रोटीन्स वगैरह बनना शुरू हो जाती है और उसके बाद वो लीड करता है माइटोसिस की तरफ। और माइटोसिस आप सबको पता है कि 4 फर्दर इसके स्टेजेस होते हैं। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज मौजूद है। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा कंसर्न ज़्यादातर एस फेज से है, सिंथेसिस फेज से है, जिसमें हमने रेप्लिकेशन का प्रोसेस डिटेल से पढ़ना है। एस फेज में हमारे पास कहाँ पे होता है? यूकेरियोट्स के केस में न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है जो एस फेज होगा। ये जो सारा प्रोसेस होगा सिंथेसिस फेज का, सेल डिवीजन का, माइटोसिस का प्रोसेस होगा, ये सारा हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होगा यूकेरियोट्स में। जबकि प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ वैगन व्हील ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है। हमारा कंसर्न जो है वो S फेज के साथ है। फिर G2 फेज के बाद वो फिर माइटोसिस की तरफ लीड करता है जहां सेल की डिवीजन आगे कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं कि जो डीएनए के सिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्रोकैरियोट्स में उनमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स मौजूद होते हैं। 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स आर सेपरेटेड। तो अगर आप ये देखें ये हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड है और इसको अगर हम पहले जब तक अनवाइंड नहीं करेंगे रेप्लिकेशन का हम सोच भी नहीं सकते। सो पहले हमने इसको सेपरेट करना होता है। जैसे हम पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए को डीनेचर करते हैं, उसका मकसद भी यही होता है कि हम उसको पहले सेपरेट करें ताकि उसके बाद बाकी का प्रोसेस हो सके। फिर क्या करता है कि ईच कैन सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशन ऑफ अ न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। सो ये जो हर जब सेपरेट हो जाते हैं ये 2 स्ट्रैंड, तो ये हर एक स्ट्रैंड जो है वो एक नए स्ट्रैंड के लिए एज अ टेम्पलेट का काम करता है और उसको देखते ही वो कॉपी न्यू स्ट्रैंड कॉपी होना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्रे कलर का आपके पास क्या है, ये आपके पास न्यू स्ट्रैंड बन रहा है और टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है
वो आपके पास ये रेडिश कलर का जो दिख रहा होता है। सो जो भी न्यू आपके पास डीएनए बनता है तो उसमें इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि एक हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड आ रहा होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा होता है वो आ रहा होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव बिकॉज in double helix one parental strand and one new strands are conserved. This produced two daughter molecules, each of which contain two DNA strands with an anti-parallel orientation. तो हमारे पास ये जो एक स्ट्रैंड होता था पहले डबल स्ट्रैंडेड जिसे हम पेरेंट स्ट्रैंड कहते थे, ये जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस का कंप्लीट होता है तो हमारे पास ये इसके टू स्ट्रैंड्स बन जाते हैं और इसमें हमारे पास ये दोनों जो स्ट्रैंड्स होंगे वो अपने पेरेंट स्ट्रैंड की तरह एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है, यानी 5 to 3 प्राइम और 5 to 3 प्राइम लेकिन एंटी पैरेलल फैशन में होंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेशन। हमने पहले ही बताया कि both the strand, one will be new strand and one will be the parental strands. प्रोकैरियोट्स में डीएनए सिंथेसिस के हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं, फिर हम उस स्टेप्स को आगे फर्दर डिटेल में हर एक स्लाइड में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने अभी पढ़ा है कि सेपरेशन ऑफ द टू कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स, जब तक सेपरेशन नहीं होगी यू कांट इवन थिंक ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये हम पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन फॉर्क या बबल कैसे बनता है। डायरेक्शन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन की वो किस तरफ होगी, 5 to 3 प्राइम होगी, और देन आरएनए प्राइमर कब अटैच होगा, और फिर चेन एलॉन्गेशन का प्रोसेस होगा जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस डीएनटीपीज जो है वो जाके ऐड होंगे न्यू स्ट्रैंड के में, और फिर उसके बाद एक्सीजन ऑफ आरएनए प्राइमर एंड देयर रिप्लेसमेंट बाय डीएनए। ये हम देखेंगे कि आरएनए प्राइमर को एंड में कैसे रिमूव करके उसकी जगह डीएनए रिप्लेस कर जाता है, और फिर डीएनए लाइगेज जहाँ पे आरएनए को रिप्लेस किया गया है या ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स में हम देखेंगे कि कैसे डीएनए लाइगेज वहाँ के आके डिफरेंट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स को वो सील कर लेता है, और उसके बाद हम टर्मिनेशन का प्रोसेस। सो दिस इज द 8 स्टेप प्रोसेस ऑफ द प्रोकैरियोटिक डीएनए सिंथेसिस, जो हम हर एक स्टेप्स को अभी डिटेल से पढ़ेंगे। So first of all, we will again see the two complementary DNA strands की कैसे separate होती हैं। DNA replication began at a single unique nucleotide sequence, a site called as the origin of replication. We called it as ORI site. So एक खास लोकेशन पे ये replication का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो एक सर्टन फैक्टर्स होंगे जो इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, जहाँ से ये पहले क्या होगा, अनबाइंडिंग सेपरेशन ऑफ द डीएनए होगी, ठीक है। सो द ओरियो इंक्लूड शॉर्ट एटी रिच सेगमेंट दैट फैसिलिटेट द मेल्टिंग। सो फर्स्ट इंडिकेशन क्या होगी इस ओरी साइट की, जहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी टू स्ट्रैंड जो है सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। तो वो जगह जो है फर्स्ट इंडिकेशन क्या है कि वो एडेनिन थायामीन रिच रीजन होगा। आप सबको पता है कि एडेनिन थायामीन जहाँ पे दो डबल स्ट्रैंड के दरमियान जब ये ज़्यादा होंगे तो ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली गवर्निंग साइटोसिन रीजन कम हो जाएगा, तो वो जगह निस्बतन वीक होगी, उसके बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो सकेंगी, क्योंकि आपको पता है कि इन दो के दरमियान एडेनिन थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि गवर्निंग साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। जैसे हमने मेल्टिंग टेम्परेचर, जब हम उसका एनीलिंग टेम्परेचर मालूम करते हैं या मेल्टिंग टेम्परेचर मालूम करते हैं तो उसमें हम जीसी रिच रीजन देखते हैं। अगर जीसी रिच रीजन है तो वो ज़्यादा होगा मेल्टिंग टेम्परेचर, अगर कम है एटी रिच रीजन ज़्यादा है तो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है उसका कम होगा। सो सिमिलरली ये इंडिकेशन है कि वो जो ओरी साइट होगी उसमें एटी रीजन सेगमेंट ज़्यादा होगा, सो फैसिलिटेट करेगा इजीली बॉन्ड को ब्रेक करने में। प्रोकैरियोट में हमारे पास चूँकि टोटल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कम होते हैं, जो रेप्लिकेशन होती है वो निस्बतन जल्दी हो जाती है, हमारे पास यहाँ पे सिंगल ओरी साइट होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा डीएनटीपीज इसमें नाइट्रोजनस बेसेस नहीं चाहिए होते। जबकि यूकैरियोट्स में रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, क्योंकि जब ह्यूमन सेल्स की ने सिंथेसिस फेज में की रेप्लिकेशन होनी है, यानी डीएनए ने पूरे डीएनए ने कॉपी होना है सेल के, यानी पूरी जीनोम ने कॉपी होना है,
तो वो जाहिर है 3 बिलियंस बेस पेयर्स को आप कैसे करेंगे इतने कम शॉर्ट टाइम में। तो उसके लिए फिर रेप्लिकेशन मुख्तलिफ जगहों से स्टार्ट होगी, मल्टी ऑरी साइट्स बनेंगे वहाँ पे। सो ये एक आपके पास एग्जाम्पल है इसकी कि ये प्रोसेस कैसे होगा। ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में है और ये हमारे पास अगर लीनियर फॉर्म में है, डीएनए पड़ा हुआ है सेल के अंदर, तो उसकी रिप्लिकेशन। तो यूक्रियोट्स में यहाँ पे आपके पास मल्टी ऑरियन साइट्स होंगी और हमने कहा कि वो जो भी ऑरियन साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन का स्टार्ट होगा प्रोसेस, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होना शुरू होगी, वो 80 रिच रीजन होगा। सो ये हर जगह से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा इन यूक्रियोटिक के केस में और बाई डायरेक्शनली मूव करेगा। बाई डायरेक्शनल मीन्स कि इस तरफ भी मूव कर रहा है और यहाँ से भी मूव कर रहा है, दोनों तरफ मूव कर रहा है। सो दोनों तरफ ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये जो पेरेंट स्ट्रेन है दो, उसके मुकाबले में हर एक के अगेंस्ट एक नया आपके पास न्यू स्टैंड बन जाएगा, जिसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी कहते हैं। अब अगर हम प्रोक्रियोट्स की देखें तो सर्कुलर फॉर्म में है, साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें एक ही आपके पास ऑरियन साइट ऑरिसाइट्स है जो ओपनिंग करेगा, यानी डबल हेलिक्स को सिंगल स्ट्रैंडेड में लेके आएगा और साथ ही इसके रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी होगा। ठीक है, ये जो इनिशियल बबल बनता है, चाहे वो यूक्रियोट्स के केस में है या फिर प्रोक्रियोट्स में है, उसको हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। और जब ये ओपन हो रहा होता है इस बबल के साथ, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, और ये बाई डायरेक्शनली हो रहा है इसमें भी। और एट द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन प्रोसेस हमारे पास दो कॉपीज बन के आ जाती है, जिसमें एक आपके पास डॉटर स्ट्रेन है और एक आपके पास पेरेंटल स्ट्रेन होगा। अब फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क आपके पास कैसे होता है? First of all, as the two strands unwind and separate, synthesis occur at two replication forks that move away from the orion in opposite direction. So जैसे जैसे वो unwind होगा तो वो opposite direction में replication fork move करेगा और bidirectionally आपके पास जिस तरह इसमें दिखाया गया है, bidirectionally यहाँ से भी हो रहा है और इस तरफ से भी हो रहा है। तो bidirectionally जो है वो unwind हो रहा है और साथ ही replication भी हो रही है। सो जनरेटिंग अ रेप्लिकेशन बबल हमने डिस्कस कर लिया है। उसमें अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रेप्लिकेशन एंड टू रिकॉग्नाइज द ऑरियन साइट जहां से रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना है। सो देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स, 80 रिच रीजन होगा और साथ ही कुछ प्रोटीन्स होंगे जो रिकॉग्नाइज करेंगे इस साइट को और फिर रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कि इनका क्या फंक्शन होता है, टू मेंटेनिंग द सेपरेशन ऑफ द पेरेंटल स्ट्रेन, कि ये पेरेंटल स्ट्रेन जो हम सेपरेट कर रहे हैं, जो बॉन्ड्स जो है दो स्ट्रैंड्स के दरमियान, उसको ब्रेक करके जब उसको सेपरेट कर रहे हैं, रेप्लिकेशन बबल बन रहा है, इसको मेंटेन रखा जाए। क्योंकि अगर इसको ऐसे ओपन ना रहने दिया जाए तो ये फौरन दोबारा वापस मिल जाएंगे, दोबारा उसके अंदर बॉन्ड बन जाएगा। रिमेंबर पीसीआर के केस में यही होता है कि हम टेम्परेचर को ऊपर लेके जाते हैं 94 पे, तो हाई टेम्परेचर से बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, यानी डीनेचरेशन हो जाती है। और फिर हम टेम्परेचर अगर मेंटेन रखें तो वो डीएनए आपस में दोबारा नहीं मिल सकता है। फिर जब हम उसको टेम्परेचर को नीचे लेके आते हैं, प्राइमर अटैच हो जाता है और फिर डीएनए पॉलीमरेज उसके कॉपी बनाता है। जब साइकिल कंप्लीट होता है तो हमने दोबारा उसको टेम्परेचर को हाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो काम आपके पास प्रोटीन कर रहे होते हैं कि ये पेरेंट स्ट्रेन जब एक बार डीनेचर करें, ये दोबारा आपस में ना मिले जब तक इसकी कॉपी ना बन जाए। सो अनवाइंडिंग द डबल हेलिक्स अहेड ऑफ द एडवांसिंग रेप्लिकेशन फॉर्क। सो पहला काम यह है कि पेरेंट स्ट्रेन को दोबारा न जोड़ने दिया जाए। दूसरा काम यह है कि हम अनवाइंड करें डबल हेलिक्स के, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो उसको हम अनवाइंड करें जब रेप्लिकेशन फॉर्क आगे मूव करता है, यानी जो प्रोसेस रेप्लिकेशन का हो रहा है उससे पहले पहले हम आगे डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करते जाएं। सो प्रोटीन रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स, कौन कौन से प्रोटीन चाहिए इस प्रोसेस के लिए जो हमारे पास ये रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉर्क में रिक्वायर्ड होंगे इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। फर्स्ट पास हमारे पास डीएनए ए प्रोटीन है। These proteins bind to specific nucleotide sequence within the organ site. So ये एक खास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ पहले बाइंड हो जाते हैं ऑरियन साइट के अंदर ही।
फिर वो क्या करते हैं, एटी रिच रीजन, चूंकि ओरियन साइड पे हमने कहा है कि एडेनिन थायमिन रिच रीजन होगा, फिर वो इसको क्या करता है, मेल्ट करता है इस रीजन को, और मेल्टिंग इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट डिपेंडेंट। सो ये जो प्रोसेस होता है जो डीएनए ए प्रोटीन सरंजाम देता है मेल्टिंग का, ये वो अकेले ऐसे नहीं करता, बल्कि उसको एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, वो एटीपी प्रोवाइड करता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे जो प्रोटीन आ जाता है वो डीएनए हेलिकेज है, जिसको हम डीएनए बी प्रोटीन भी कहते हैं। वो क्या करता है, दैट इज helicase, as we said that all those proteins जिसके एंड में एज आ जाता है, so we said it this is an enzyme. so हेलिकेज भी एंजाइम है हमारे पास, और वो उसका मेन फंक्शन क्या है कि डीएनए डबल हेलिक्स का वो क्या करता है, अनवाइंड करता है। सो एक काइंड ऑफ सीजर की तरह उसको ओपन करता है, ठीक है, जैसे हमारे कोट की जिप ओपन होती है, ऐसे ही डीएनए को ये जिप करता है, वो हुक जो होता है वो उसको ओपन करता है। सो यूं समझ लिए कि डीएनए हेलिकेज वो जिप के हुक का काम करता है, जो डीएनए को अनवाइंड करता है। हेलिकेज रिक्वायर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एटीपी, अगेन ये एंजाइम जो है ये भी, इसको भी एनर्जी चाहिए, जो कि एटीपी इसको प्रोवाइड करता है, एटीपी के फॉर्म में इसको मिलता है। अनवाइंडिंग एट द रेप्लिकेशन फॉर काज सुपर कॉइलिंग इन अदर रीजन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अब मसला ये पेश आ रहा है कि जब इसकी अनवाइंडिंग हो रही है डीएनए की, जब वो अनजिप हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, तो उसके बैक पे जो डबल डी स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके अंदर सुपर कॉइलिंग आ रही है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो रहा है। अब ये भी एक मसला है, क्योंकि वो एक ट्विस्ट होते होते एक जगह पहुंच जाएगी कि फर्दर अनवाइंड नहीं होगा। ये इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही देता हूँ, जैसे वो टेलीफोन का तार है जो उलझा हुआ होता है, जैसे आप उसको ऐसे स्क्वीज करते हो तो पीछे वो कॉइल हो रहा होता है, सुपर कॉइलिंग उसकी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर वो बल उसके आते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है। वो क्या करते हैं, दिस प्रोटीन बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंडेड जनरेटेड बाय हेलिकेजेस। जो हेलिकेज एंजाइम आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को वो दोबारा डबल स्ट्रैंडेड होने नहीं देता उसको। बाइंडिंग इज कोऑपरेटिव, उसको साथ वो ऐसे बाइंड होता है कि वो दोबारा दो स्ट्रैंड आपस में मिल न सके जब तक इसकी कॉपी नहीं बन जाती। द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन और नॉट एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम के फॉर्म में नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोटीन। दिस प्रोटीन कीप द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए separated in the area of the replication orion. replication जो ओरियन है उसके अंदर, या रेप्लिकेशन फॉर्क है उसके अंदर डीएनए को ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रखता है, इसका यही काम है, प्रोवाइडिंग द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट रिक्वायर्ड बाय पॉलीमरेज। पॉलीमरेज को क्या चाहिए, पॉलीमरेज को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं चाहिए, पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए होता है, जो इसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन प्रोवाइड करता है। and it also protects the DNA from nucleases that degrade the single stranded DNA। एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रोटीन एक और ये काम करती है कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे ही पड़ा रहे तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियेजेस मौजूद होते हैं, वो न्यूक्लियेजेस को डिग्रेड कर लेंगे। जब तक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ अटैच है तो न्यूक्लियेजेस इसको हार्म नहीं पहुंचा सकते। इट्स द ओवरऑल प्रोसेस जो अभी तक हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास हेलिकेज है ग्रीन कलर में, जो क्या करता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डीएनए का है उसको अनवाइंड करता है। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट क्या होती है इसकी, 5 to 3 प्राइम होगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, और फिर उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हमारे पास यहाँ पे अटैच हो जाता है, जो उसको दोबारा नहीं जोड़ने देता और साथ ही उसको उससे भी बचा के रखता है, न्यूक्लियस एक्टिविटी से भी इसको बचा के रखता है। फिर बारी आ जाती है हमारे पास डीएनए टोपोआइसोमेरेज की। रिमेंबर मैंने बात की थी कि वो सुपर कॉइलिंग हो जाती है जब आप रेप्लिकेशन कर रहे होते, तो वो इस तरह कुछ होता है कि ये आपके पास अगर इस डायग्राम में देखिए ऊपर वाले में सिंपल नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर है,
लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इसका ओरिजिन साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन बिगेन होनी है, तो हेलिकेज एंजाइम जब इसको अनवाइंड करता है, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड में लेके आता है डीनेचर करके, तो यहाँ पे ये ओपन होता जा रहा है, लेकिन टेलीफोन की तार की तरह बैक साइड पे इसकी जाके पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आ गई है। सो यहाँ तक पहुंच के फिर आगे वो फर्दर कॉइलिंग मजीद टाइट होती जाएगी, सुपर कॉइलिंग एक वक्त आ जाएगा कि फर्दर जो है स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हो सकेंगे। सो इस सुपर कॉइलिंग को हमने रिमूव करना है, और ये रिमूव कैसे करेंगे कि जब हम इसको एक स्ट्रैंड को या दोनों स्ट्रैंड को यहाँ पे कट लगा लेंगे। जब कट लगा लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से प्रेशर रिलीज हो जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। जब ये सीधा हो जाएगा तो फिर हम एक और एंजाइम से उसको सील कर लेते हैं। ठीक है, सो ये इसकी जो सारा जो इसके अंदर प्रेशर आ गया है कॉइलिंग की वजह से, वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा जब हम इसको निक करेंगे, कट लगाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप टेलीफोन के तार को अगर फिर कट लगा लें तो वो फौरन सारा सीधा हो जाएगा, या अगर आपके पास धागा है उसको आपने सुपर कॉइल कर लिया है लेकिन एक एंड से कट लगा लें तो पूरा धागा फिर से सीधा हो जाता है। सो सेम इज द केस ओवर हियर। सो इस यहाँ पे आपके पास कौन सा एंजाइम है जो ये खिदमात सर अंजाम देता है, तो वो हमारे पास टोपोआइसोमेरेजेस हैं जो ये काम सर अंजाम देते हैं। DNA strand separation leads to formation of positive supercoil in the region of DNA head of the replication fork as resulting in overwinding. So this is overwinding या supercoiling. Group of enzyme called DNA topoisomerase. So ये topoisomerase जो है इसको रिलीव करता है बाय गिविंग दिस निक यानी कट लगा के, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग सुपरकॉइल इन द हेलिक्स बाय ट्रांजिएंटली क्लीविंग वन और अबाउट DNA strand. रिमेंबर ट्रांजिएंटली यानी वक्ती तौर पर इसमें कट लगा लेता है ताकि ये स्ट्रेस को रिलीज किया जाए। ये जो सुपर कॉइलिंग या ओवर वाइंडिंग हो रही है तो उसको रिलीज करने के लिए वक्ती तौर पर एक जगह पे या दोनों DNA स्ट्रैंड्स पे कट लगा के तो उसको रिलीज कर दिया जाता है और दोबारा उसको जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के लिए हमारे पास लाइगेसेस एंजाइम मौजूद है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हम DNA टोपोआइसोमेरेजेस की टाइप्स हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप 1 DNA टोपोआइसोमेरेज है। ये क्या करता है, सिर्फ वन स्ट्रैंड को कट करता है, यानी डबल स्ट्रैंड DNA की एक स्ट्रैंड को कट करके सुपर कॉइलिंग की जो ओवर वाइंडिंग हुई होती है उसको रिलीज कर लेता है और इसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जबकि टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज जो है ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है और इसको ATP चाहिए होता है। अब फिर हमारे पास क्या होता है कि जो एक एंजाइम्स है DNA गायरेज which we called as a type 2 topoisomerase. So DNA gairase हमारे पास कौन सा है, that is type 2 topoisomerase found in bacteria and plant has an unusual property of being able to introduce a negative supercoil into circular DNA. अब मसला ये है कि जो certain plants खास करके बैक्टीरिया में हमारे पास बैक्टीरिया जो हमारे पास DNA होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, जैसे आपने प्लास्टिक उसमें देखा होता है जो प्लाज्मेट होता है, प्लाज्मेट में हमारे पास आपके पास सर्कुलर फॉर्म में अगर DNA होता है तो वहाँ पे अगर आपका क्या होता है कि ये जो एंजाइम है इसके अंदर टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज जिसको गायरेज भी कहते हैं, उसको जब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कट करने के लिए जब वो कट इसमें लगाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि उल्टा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आ जाती है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग खत्म करने के लिए फर्दर उसमें नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आ जाती है, सो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो ये आप अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है कि द लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्कुलर फोल्ड्स ओवर द राइट हाफ। सो ये आपके पास रिलेक्ट सर्कुलर DNA है जो कि उसके अंदर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आ गई है। सो फिर उसके बाद जब उसके अंदर कट लगता है तो फिर ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से फर्दर इसमें नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की तरफ चला जाता है। सो द बैक हाफ ऑफ द हेलिक्स इज क्लीव्ड, यहाँ से कट लगता है, क्लीव किया जाता है। सो द फ्रंट हाफ ऑफ द हेलिक्स पासिस थ्रू द ब्रेक विच इज रीसील्ड। सो ये
दूसरी तरफ, चूंकि अब इस डायग्राम में एक्सप्लेन करना उस तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल इसके अपोजिट सुपर कॉइल हो जाता है। जैसे वो एक पेंडुलम है, वो एक तरफ से मूव करता है लेकिन फिर उतनी ही फोर्स से दूसरी तरफ वो मूव करके वापस अपनी जगह पे आता है। तो इस केस में जितना वो पॉजिटिव साइड पे सुपर कॉइलिंग इसमें आई है, तो जैसे ही इस पे क्लीव किया जाता है तो वो दूसरी तरफ उसमें ट्विस्ट आ जाता है, सो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आ जाती है, जिसको हम डीएनए गायरेज या टाइप 2 आइसोमरेजेस परफॉर्म करता है। नेगेटिव सुपरकॉइल न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव सुपरकॉइल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ द डबल हेलिक्स। सो हमारे पास ये नेगेटिव सुपरकॉइल जो है वो पॉजिटिव सुपरकॉइल जो बना है हमारे पास, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। अब होता क्या है, इस ये जो प्रोसेस है सारा सुपर कॉइलिंग वाला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का, ये एक जो ड्रग डेवलपमेंट के जो साइंटिस्ट होते हैं जिस पे काम कर रहे होते हैं न्यू ड्रग्स के लिए, उनके लिए एक बेहतरीन चांस के तौर पर सामने आया कि इसको हम यूटिलाइज करके सर्टेन बैक्टीरियल एक्टिविटी को स्टॉप कर सकते हैं। वो कैसे कि एंटी कैंसर एजेंट सच एज केम्पोथेसिन टारगेट ह्यूमन टाइप 1 टोपो आइसोमेरेज। अब कैंसर में आपको पता है कि अनकंट्रोल जो है ग्रोथ होती है और हमें उस अनकंट्रोल ग्रोथ को स्टॉप करना होता है। फिर अगर हम टाइप 1 टाइप टोपो आइसोमेरेज को स्टॉप कर दें, टारगेट करें बाय सर्टेन मेडिसिन कोई डेवलप कर ले जो टाइप 1 टोपो आइसोमेरेज को टारगेट करे, तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रोक देगा। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जो है वो होने देगा, क्योंकि टाइप 1 टोपो आइसोमेरेज जो है वो तो ब्लॉक हो जाएगा बाय यूज ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो जब ये अपना फंक्शन छोड़ देगा टोपो आइसोमेरेज 1, तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगी। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगी तो अनवाइंडिंग नहीं होगी डीएनए की प्रॉपर। सो जब अनवाइंडिंग नहीं होगी तो रेप्लिकेशन नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं होगी तो सेल डिवीजन नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगी तो अनकंट्रोल जो है सेल डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाएगी जो कैंसर सेल में हो रही थी। सो ये हमारे ये मेडिसिन ये काम करके देगा। सॉरी, एप टू एट एटोपोसाइट्स टारगेट ह्यूमन टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। हमने कहा था कि ये डिपेंडेंट है, क्या एटीपी डिपेंडेंट है, और ये भी नेगेटिव सुपर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं। सो अगर हम ये जो मेडिसिन है ये क्या काम करती है कि ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर लेती है। अगेन जब सुपर कॉइलिंग होगी, ओवर वाइंडिंग होगी तो अनवाइंडिंग पॉसिबल नहीं होगी, अनवाइंडिंग नहीं होगी तो रेप्लिकेशन रुक जाएगी। इसी तरह फ्लोरोक्विनोलोन्स टारगेट बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंड एक्ट एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब ये जो फ्लोरोक्विनोलोन है ये सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के अगेंस्ट, ताकि एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। तो फिर हमने हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, इस ड्रग को इंट्रोड्यूस करा के कि हम इस डीएनए गायरेज के फंक्शन को स्टॉप कर लें। क्योंकि जब डीएनए गायरेज अवेलेबल नहीं होगा, ब्लॉक कर देगा ये मेडिसिन इसको, तो इसके अंदर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगी तो उसको ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में नहीं लेके जा सकेगा इसके इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए। सो ओवरऑल जो है वो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी और सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी। तो ओवरऑल बैक्टीरियल की ग्रोथ रुक जाएगी, रेप्लिकेशन रुक जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे डिजीज खत्म हो जाएगी। अब हम बारी आ जाती है मेजर क्लासेस ऑफ प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस, जो हमने अभी पढ़े हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या एक्ट करता है? डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, सो डीएनए पॉलीमरेज भी हमारे पास प्रोटीनिक इन नेचर है। और डीएनए पॉलीमरेज में हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड रिपेयर एंजाइम है हमारे पास, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करता है और साथ ही रिपेयर का भी करता है। डीएनए हेलिकेज जो है अनवाइंडिंग करता है डीएनए के। डीएनए प्राइमेज क्या करता है? इनिशिएट सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, तो ये आरएनए प्राइमर बनाता है और हमारे पास रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट करने में हेल्प करता है। टोपोआइसोमेरेज नेक सीलिंग एंजाइम रिलीव द ट्रोजनल स्ट्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम हेलिकेज इंड्यूस अनवाइंडिंग। हेलिकेज की वजह से जो सुपर कॉइलिंग या ओवर वाइंडिंग होती है उसको रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमेरेज यूज होता है, और that does not required energy in case of topoisomerase 1. DNA ligase क्या है? That nick the sealing strain enzyme nicked formed between the nascent chain and Okazaki fragment
और लैगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्ड एनर्जी। सो डीएनए लैगेज अगर ओकाज़की फ्रैगमेंट में हमारे पास डीएनए के डिफरेंट फ्रैगमेंट बन रहे हैं उसको सील करता है, और साथ ही साथ अगर कोई नेसेंट स्ट्रेन हमारे पास बना हुआ है या प्राइमर रिमूव हुआ है, उसकी जगह डीएनए ने रिप्लेस कर दिया है, तो भी ये डीएनए लैगेज उसको जो है वो सील करता है, और इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इट प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर रीएनेलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास क्या करता है, इट इज द चीफ एंजाइम मेनली इन्वॉल्व इन रिपेयर इन डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन, यानी नाइट्रोजनस बेसिस ये ऐड करता जाता है। इन प्रोकैरियोट 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फाउंड। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 है, 2 है और 3 है, जबकि यूकैरियोट्स में हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज है, जिसमें अल्फा, एप्सिलॉन, बीटा, गामा एंड डेल्टा। इसकी हम थोड़ी सी डिफरेंसेस हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा एंजाइम कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और यूकैरियोट्स में कौन से वाले। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज 1 है और यूकैरियोट्स में वही काम आपके पास पॉलीमरेज अल्फा अंजाम देता है, और इनका काम का क्या है, गैप फिलिंग एंड सिंथेसिस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड। सो जो गैप्स आ रहे हैं डीएनए के दरमियान और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है वो टाइप 1 पॉलीमरेज या यूकैरियोट्स में जो है वो प्रोपॉलीमरेज अल्फा अंजाम देता है। प्रोकैरियोट्स पॉलीमरेज 2 और जो हमारे पास यूकैरियोट्स में है वो एप्सिलॉन, बीटा एंड गैमा, ये 3 जो है वो टाइप 2 पॉलीमरेज के इक्वल काम कर रहे होते हैं। सो यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो टाइप 2 है ये तीनों फंक्शन अंजाम करता है, यानी प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए एंड रिपेयर, डीएनए रिपेयर रिक्वायर्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस, जबकि यूकैरियोट्स में इस हर एक जॉब के लिए अलग अलग एंजाइम है। यानी पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है दैट इज इसका काम है प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए एंड रिपेयर, यानी प्रूफ रीड करता है कि मिस्टेक तो नहीं हुई रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, अगर कोई नाइट्रोजनस बेस गलत लग गया है तो उसको ये रेक्टिफाई करता है और उसको रिपेयर करता है। और जो पॉलीमरेज बीटा है इसका सिर्फ काम ये है कि ये रिपेयरिंग का काम करता है। और गैमा गैमा जो है इट रिक्वायर्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस, तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन है जो ये वाला काम सर अंजाम देते हैं। पॉलीमरेज 3 जो है प्रोकैरियोट्स में हेल्प्स इन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, जबकि यूकैरियोट्स में ये गैमा पॉलीमरेज गैमा जो है पॉलीमरेज डेल्टा जो है इट हेल्प इन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। सो मेन जो ज़्यादा फंक्शनल स्पीड करने वाला काम होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड का होता है, तो वो काम आपके पास प्रोकैरियोट में पॉलीमरेज 3 कर रहा है, जबकि यूकैरियोट्स में दैट इज पॉलीमरेज डेल्टा। Direction of DNA replication, again the DNA replication, the DNA polymerase for DNA replication, हमारे पास जो डायरेक्शन होता है that will be 5 to 3 प्राइम। जो नया स्ट्रैंड आपके पास जब भी बनेगा वो 5 to 3 प्राइम बनेगा, और जो रीड करेगा that will be from 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन। So read the parental nucleotide sequence in 3 to 5 prime direction, synthesize the new DNA strand only in 5 to 3 prime direction anti-parallel। So जब भी वो पेरेंट स्ट्रैंड को रीड करेगा वो हमेशा 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेगा, और उसके अगेंस्ट जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 प्राइम बनेगा, और वो हमारे पास न्यू स्ट्रैंड होगा। 2 newly synthesized DNA strand must grow in opposite direction, और जो दोनों स्ट्रैंड हमारे पास बन रहे हैं वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जो बन रहे हैं वो हमेशा अपोजिट स्ट्रैंड में एक दूसरे की तरफ होंगे, क्योंकि इनके पेरेंट स्ट्रैंड ही एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। सो वन इन द 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड वन इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। दोनों न्यू स्ट्रैंड जब बन रहे हैं वो दोनों ही 5 to 3 प्राइम बनेंगे, लेकिन एक जो है वो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क होगा और दूसरा जो है वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क होगा, जो आगे मैं आपको दोबारा डायग्राम से डिटेल से समझाऊंगा। इसमें हमारे पास जो लीडिंग स्ट्रैंड है, द डीएनए सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन विद सेम ओवरऑल फॉरवर्ड डायरेक्शन।
सो हमारे पास हमेशा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में DNA synthesis होगी लीडिंग स्ट्रैंड में. The strand that is being copied in direction of the advancing replication fork is called as the leading strand and is synthesized continuously. So जैसे जैसे DNA denature होता जाएगा और उसी वैसे ही लीडिंग स्ट्रैंड उसी की तरफ मूव करते हुए स्ट्रैंड्स बनाता भी जाएगा. सो ये हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड होगा. लैगिंग स्ट्रैंड जो होगा जिसको हम रेट्रोग्रेड स्ट्रैंड भी कहते हैं. The DNA synthesized in discontinuous manner. पैचेस में हमारे पास DNA बनता है, छोटे छोटे स्ट्रेचेस में बनता है. The strand that is being copied in the direction away from the replication fork. So जो अनजिप हो रहा है DNA, इसकी मूवमेंट जो है वो उससे दूर जाते हुए होगी. It will be away from the replication fork. और उसको हम क्या कहते हैं? Okazaki fragments. So Okazaki fragments are eventually joined together to become a single continuous strand. So ये पैचेस में बनता जाता है और आखिर में ये मिलके हमारे पास एक by certain with the help of enzyme we called as ligases, इसको जोड़ के हम एक continuous strands बना लेते हैं. तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे पास दो जो स्ट्रैंड बन रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड विल बी टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क. सो दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क जो बन रहा है, यानी अनवाइंडिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम. और ये आपके पास जो रीड कर रहा है वो 5 to 3 प्राइम रीड कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रैंड बन रहा है वो 5 to 3 प्राइम हमारे पास स्ट्रैंड बन रहा है और रीड कर रहा है 3 to 5 प्राइम. ठीक है. सो ये 3 to 5 प्राइम इसको रीड कर रहा है और 5 to 3 प्राइम हमारे पास स्ट्रैंड बन रहा है और ये टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है लीडिंग स्ट्रैंड में, यानी इस तरफ बन रहा है. साथ ही साथ यहाँ से अनवाइंड भी हो रहा है और साथ ही साथ बन भी रहा है. सो ये कंटिन्यूसली बन रहा है हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड. जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है हमारे पास वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी इसका 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन इस तरफ बन रहा है. आया कि रीड ये भी 3 to 5 प्राइम ही कर रहा है, लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है वो भी 5 to 3 प्राइम बन रहा है, लेकिन दिस टाइम इट इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क. एक और चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि लीडिंग स्ट्रैंड में हमें यहाँ पे स्टार्ट में एक बार प्राइमर अटैच हो गया तो ये कंटिन्यूसली बनता जाएगा जब तक टर्मिनेशन साइट नहीं आ जाता, जब तक रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, बनता जाएगा. क्योंकि यहाँ से ये साथ साथ अनवाइंड हो रहा है और पीछे से ये रेप्लिकेट हो रहा है, कॉपी हो रहा है. जबकि इसमें जो है लैगिंग स्ट्रैंड जो है इसमें हमारे पास प्राइमर की जगह जगह जरूरत होगी, यानी प्राइमर अटैच हुआ, फिर 15-20 न्यूक्लियोटाइड अटैच होके हमारे पास एक डीएनए स्ट्रेच बना दिया, फिर आरएनए प्राइमर एक और अटैच हुआ, फिर 5 to 3 प्राइम 15-20 या 30 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड अटैच हुए, फिर इस तरह होता होते इस तरह ये बनता जाएगा डिसकंटिन्यूअस मैनर में. बाद में फिर हमारे पास लाइगेज एंजाइम इन सबको जोड़ के एक हमारे पास कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड बना लेते हैं. आरएनए प्राइमर जो है DNA polymerase, remember, cannot initiate synthesis of a complementary strand of DNA on a totally single-stranded template. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि DNA polymerase RNA प्राइमर के बगैर एक प्रोसेस स्टार्ट करे, क्योंकि उसको वो इनिशियल हुक ही नहीं मिलेगा, जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं मिलेगा जहां पे वो अटैच कर सके नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को. They require an RNA primer, which is a short double-stranded region consisting of RNA base pair to the DNA template with a free hydroxyl group on the 3' end of the RNA strand. So इनको प्राइमर की जरूरत होती है जो हमारे पास एक शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड रीजन होता है और फिर उसके बाद इस डीएनए टेम्पलेट के साथ जो डिनेचर जो अनवाइंड हो चुका होता है विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, ये आरएनए प्राइमर अटैच हो जाता है और आरएनए प्राइमर आपके पास 3' एंड पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है जिसके साथ न्यू नाइट्रोजनस बेस आकर अटैच होगा. दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप सर्व इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बाय द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. सो वो डीएनए पॉलीमरेज को इनिशियल इनिशिएशन साइट मिल जाएगा और वो उसके साथ जो है न्यूक्लियोटाइड बेस पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस अटैच करना शुरू हो जाएगा. प्राइमेज या डीएनएजी ये क्या काम करते हैं? स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेजेस called primases synthesize short stretches of RNA
which is approximately 10 nucleotide long. सो तकरीबन 10 या 15 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है आपके पास आरएनए प्राइमर, और उसको आरएनए पॉलीमरेजेस बनाते हैं जिसको हम प्राइमेज कहते हैं. सो शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस आर कॉन्स्टेंटली बीइंग सिंथेसाइज्ड एट द रेप्लिकेशन फॉर्क ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड. सो जो हम पहले बताया कि लैगिंग स्ट्रैंड में बार बार प्राइमर की जरूरत होती है, so that primase enzyme come into action and giving them producing them enzyme और वो जाके अटैच होते जाते हैं ताकि ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनते जाएं. ओनली वन आरएनए सीक्वेंस एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड. हमने पहले ही बताया कि लीडिंग स्ट्रैंड के लिए सिर्फ एक ही प्राइमर काफ़ी होता है. चेन इलांगेशन का प्रोसेस कैसे होता है? डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेट अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड वन एट अ टाइम टू द 3' एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन. सो एक एक करके इसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है. डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है दैट इज अ मल्टी सब यूनिट एंजाइम, और ये हाईली प्रोसेसिव एंजाइम है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. सो ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द आरएनए प्राइमर. DNA polymer 3 is a highly processive enzyme, that is, it remains bound to the template strand and it moves along and does not diffuse away and then rebind before adding each new nucleotide. So ये क्या करता है? स्ट्रैंड्स के साथ अटैच कर जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ और उसके ऊपर स्लाइड करता जाता है, और इसमें से डिफ्यूज अवे यानी रिमूव नहीं होता, बल्कि हर स्ट्रैंड के बाद वो दोबारा न्यू स्ट्रैंड के लिए उसके ऊपर स्लाइड करता जाता है और न्यू स्ट्रैंड्स आपके पास बनाता जाता है. सो आपके पास चेन एलंगेशन के लिए तमाम 4 सबस्ट्रेट्स का होना ज़रूरी है, जिसमें DATP है यानी डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, DTTP है डीऑक्सी थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, सिमिलरली डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट. किसी एक की अगर कमी आ जाती है तो आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. जैसे हमारे पास पीसीआर में होता है, अगर आपके पास पीसीआर में डीएनटीपीस कम पड़ जाए तो आपके पीसीआर का प्रोसेस उधर ही हॉल्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपके पास ये सबस्ट्रेट्स मौजूद नहीं है, डीएनटीपीस मौजूद नहीं है तो ये आपके पास प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा. प्रूफ रीडिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए. अब इतना हाईली स्पीड से पॉलीमरेज एंजाइम इस पे वर्क करते हैं तो ऑफ कोर्स उसके लिए कोई कुदरत ने मैकेनिज्म भी रखा हुआ है कि इसको प्रूफ रीड किया जाए कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि गलत नाइट्रोजनस बेस लगाने का मकसद यही हुआ कि म्यूटेशन हो गई है और वो म्यूटेशन किसी गलत अमाइनो एसिड को कोड करेगी ट्रांसलेशन प्रोसेस में और वो एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन सकता है. सो उसको रोकने के लिए बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम होता है इसके पास प्रूफ रीडिंग का. मिस रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट सीक्वेंस कोड रिजल्ट इन डिलीटरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं, लीथल इफेक्ट होते हैं. जैसे हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस है, थैलेसीमिया मेजर है, तो इस तरह के मसाइल आ सकते हैं. टू इंश्योर रेप्लिकेशन फाइडेलिटी कि इंश्योर करे कि एग्जैक्ट कॉपी बने, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ या कम बेशी ना हो, तो इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज का प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है जो 3 to 5' एक्सोन्यूक्लियस इन एडिशन ऑफ इट्स 5 to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी. हमने कहा है कि डीएनए पॉलीमरेज बहुत ही हाईली प्रोसेसिव एंजाइम है, वो इसीलिए कि एक तो बहुत हाई स्पीड से आपके पास ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है 5 to 3' इसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऐड करता जाता है, लेकिन अगर साथ ही साथ वो उसको प्रूफ रीड भी कर रहा होता है, स्कैन भी कर रहा होता है कि गलत तो अटैच नहीं हो गया, यानी एडेनिन के अगेंस्ट थायमीन ऐड हुआ है या नहीं. अगर गलत ऐड हो गया तो फौरन 3 to 5' वापस आता है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसकी होती है जो उसको वो वाला न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर निकाल के सही वाला लगा लेता है. डीएनए पॉलीमरेज चेक एवरी न्यूली एडेड न्यूक्लियोटाइड, हर एक को चेक करता है, यानी वो पर मिनट पर सेकंड जो है तकरीबन 7000 है कि कितने बेस पेयर ऐड करता है या इससे ज़्यादा है, तो वो हर एक को चेक करता है. करेक्टली मैच टू इट्स कम्प्लीमेंट्री बेस्ड ऑन द टेम्पलेट. जो टेम्पलेट पेरेंट स्ट्रैंड पे इसका सीक्वेंस है क्या उसके अकॉर्डिंगली ऐड हुआ है, नहीं हुआ तो उसको फ़ौरन ख़त्म करके करेक्ट वाला लगा देगा. सो if it is not, the exonucleosity removes the error. so हमारे पास जो है ये 3 to 5' जो है वो उस एरर को रिमूव करता जाता है.
डीएनए लाइगेजेस क्या करते हैं? सो द फाइनल फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 phosphate group on the DNA chain synthesized by DNA polymerase 3 and 3' hydroxyl group on the chain made by DNA polymerase 1 is catalyzed by DNA ligases. So हमारे पास जो फाइनल हमारे पास जो जैसे हमारे पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थे, उसमें हमारे पास जो या अगर वो जो आपके पास पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करने के लिए जो निक लगाते हैं, तो उस वक्त आपके पास डीएनए लाइगेज केम इनटू एक्शन और उनका काम ये होता है कि 5' फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ दोबारा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाए, ठीक है। और वो प्रोसेस जो होता है वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, जिसमें एटीपी यूटिलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ लाइगेसेस एंजाइम, और वो फिर जाके फास्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच करके एटीपी जो है वो एडेनोसिन मोनोफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन के नेक जो बना हुआ है वो रिपेयर हो जाता है। टर्मिनेशन का जो फाइनल प्रोसेस है दैट इज द टर्मिनेशन प्रोसेस। replication termination in E. coli is mediated by sequence specific binding of the protein। एक certain specific region है जिसको binding proteins या recognition regions उसको recognize करके उस sequence को process जो है वो आपका terminate हो जाता है। So उसमें हमारे पास क्या है? TUS जिसे हम कहते हैं terminal utilization substance to replication termination sites on the DNA stopping the movement of the DNA polymerase। So एक खास रीजन जो DNA के अंदर मौजूद होता है पेरेंट स्ट्रेन के अंदर, जैसे ही वहाँ DNA polymerase पहुंच जाता है उस टर्मिनेशन साइट पे, तो वहाँ से वो मूवमेंट उसकी स्टॉप हो जाती है, स्लाइड अवे कर जाता है वहाँ से, और आपका पूरा जो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का, जो इनिशिएशन साइट से ऑरियन साइट से स्टार्ट हुआ होता है, वो टस यानी टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस पे जो है वो आके रुक जाता है टर्मिनेशन साइड पे, और डीएनए पॉलीमरेज वहां से मूव आउट कर जाता है। सो इस तरह आपका ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और सेल फिर आगे सेल डिवीजन के नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, मियोसिस वगैरह। तो दैट वाज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन। हियर इज द रेफरेंसेस। इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।